अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो टॉपिक है वो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस के साथ आते हैं। कभी कोई पेशेंट ये कंप्लेन करती है कि उनको 3-4 ईयर्स से पीरियड के दौरान बहुत शदीद दर्द हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये दर्द इतनी शिद्दत की हो गई है कि उनको अपनी वर्क प्लेस से भी नागा करना पड़ जाता है। कभी ऐसी प्रेजेंटेशन भी होती है कि कभी एक बच्ची आ सकती है जो 20-21 ईयर्स की अनमैरिड बच्ची, और वो ये कंप्लेन करे कि उसको टीन एज से पीरियड में बहुत पेन होती है, यहाँ तक कि उसका स्कूल मिस हो जाता है। कभी ये प्रेजेंटेशन होती है कि पेनफुल पीरियड के साथ उनके पीरियड भी हैवी हो जाते हैं और साथ इंटरकोर्स करते वक्त भी बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। कभी कोई खातून इस प्रेजेंटेशन के साथ आती है कि उनकी शादी को 4-5 साल हो गए हैं और उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई और अब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके अंदर एक चॉकलेट सिस्ट का डायग्नोसिस बना है। तो ये सारी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन की होती हैं। पहले हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या चीज़ है। एंडोमेट्रियोसिस एक गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम है जिसमें यूट्रस की जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि पीरियड के दौरान झड़ जाती है, वैसा ही टिश्यू यूट्रस के अलावा पेट में या पेल्विक के दूसरे अज्जा के ऊपर डेवलप हो जाता है और ग्रो करने लग जाता है। जिस तरह यूट्रस की लाइनिंग ओवरीज के हॉर्मोन्स जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं उसके रिस्पॉन्स पे ग्रो करती है और फिर अगर प्रेगनेंसी ना हो तो पीरियड के फॉर्म पे झड़ जाती है। इसी तरह जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है जो कि पेट के दूसरे अज्जा पे डेवलप हो गया है, ये टिश्यू भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रिस्पॉन्स पे ग्रो भी करता है और फिर ये ब्लीड भी करने लग जाता है। क्योंकि पेट में बने इस एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू का कोई आउटलेट नहीं है, तो वहाँ का ब्लड कहीं बाहर रिलीज नहीं हो सकता, वो वहीं कलेक्ट होने लग जाता है और महीने महीने गुजरते हुए ये जो कलेक्शन ऑफ ब्लड है ये सिस्ट की फॉर्म ले जाता है, जिसको हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं या उसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर इकट्ठा हुआ पुराना ब्लड चॉकलेट रंग का होता है, इसलिए उसका नाम चॉकलेट सिस्ट का हो जाता है। ये एक डिबिलिटेटिंग डिजीज है, यानी कि औरत को बहुत तकलीफ दे चीज होती है। इसमें पीरियड में बहुत शदीद पेन होने लग जाती है। इसके मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो है पीरियड पेन। अमूमन पीरियड शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही यहाँ पेन शुरू होने लग जाती है। पीरियड के दौरान ये पेन और शदीद हो जाती है और पीरियड जब खत्म हो जाता है तो फिर ये पेन भी सबसाइड कर जाती है। क्रॉनिक पेल्विक पेन एक और सिम्टम है, यानी कि अगर ये एंडोमेट्रियोसिस कुछ महीने या साल तक वहाँ रहे तो जो पीरियड की पेन है वो सिर्फ पीरियड तक महदूद नहीं रहती, वो पूरा महीना भी रहती है, जिसको हम क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। कईयों को ये इनफर्टिलिटी के इशू से प्रेजेंट करता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू डेवलप हुआ है ये ओवरीज और ट्यूब्स को डैमेज कर देता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वहाँ स्कारिंग कॉज करता है, जिससे ट्यूब जो है वो चिपक जाती है। अंडेदानी के साथ भी चिपक सकती है, इंटेस्टाइन्स के साथ भी चिपक सकती है। उसका जो एक नॉर्मल फ्लो पैटर्न है या नॉर्मल रूट है वो किंक हो जाता है, लिहाजा उसमें से एग नहीं गुजर सकता और इस तरह वो इनफर्टिलिटी की तरह प्रेजेंट करता है। कई खवातीन को पेन जो है मोशन करते हुए या स्टूल पास करते प्रेजेंट करता है, क्योंकि एंडोमेट्रियल टिश्यू इंटेस्टाइन या रेक्टम या बड़ी आंत में भी होता है, इसलिए वो पेन के साथ प्रेजेंट करता है। कभी कभी कुछ खवातीन को यूरिन के साथ पेन होती है, क्योंकि कभी कभी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू मसाने के ऊपर भी आ सकता है। ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये डिफरेंट अज्जा पे देखने में आया है। यूट्रस की बाहर वाली सरफेस पे भी हो सकता है। ओवरीज एक कॉमन साइट है जहां एंडोमेट्रियल टिश्यू पाया जाता है। ट्यूब में भी एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू हो सकता है और साथ में इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और मसाने पे भी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू हो सकता है। ये टिश्यू पेट में या पेल्विक ऑर्गन्स में जहां भी होगा,
यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन या सोजन क्रिएट करेगा। इसमें से जो ब्लीडिंग या ब्लड इकट्ठा होता रहता है वो इरिटेट करता है, जिससे पेन इंसान को फील होती है और फिर इसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है और डिफरेंट पेट के जो अज्जा हैं वो आपस में बड़ी बुरी तरह चिपक जाते हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में हम या साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं एडहेजन्स बन गए। यूट्रस के साथ ओवरीज चिपक जाती हैं, ट्यूब्स भी चिपक जाती हैं और साथ आंतें और बड़ी आंत भी बुरी तरह चिपक जाती है। एंडोमेट्रियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 अर्ली एंडोमेट्रियोसिस को कहते हैं और जो स्टेज 4 है, जो एक सीवियर फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस होता है, उसको कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स बताए गए हैं, अगर किसी भी खातून में कोई भी एक सिम्टम यानी कि पेनफुल पीरियड या इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना या हेवी पीरियड होना या कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही कुछ अरसे तक, तो उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए ताकि इस चीज़ का डायग्नोसिस हो सके कि क्या उनको एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन है या नहीं। ये देखने में आया है कि अमूमन 10% खवातीन को एंडोमेट्रियोसिस होता है। 15 से 44 ईयर्स ऑफ एज में एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट करता है। मोस्ट कॉमन जो एज है वो 25 से लेके 40 ईयर्स तक है। एंडोमेट्रियोसिस की क्या रीजन है? कोई एग्जैक्ट कॉज अब तक डिटर्मन नहीं हुई, बट इसकी डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की जाती हैं। जो मोस्ट कॉमनेस्ट थ्योरी जो एक्सेप्ट की जा रही है वो है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब औरत को पीरियड होते हैं तो पीरियड का जो ब्लड फ्लो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। कुछ खवातीन में वो जो पीरियड का ब्लड है वो ट्यूब के जरिए पेट में चला जाता है और पेट में डिफरेंट जगहों पे एंडोमेट्रियम डिपॉजिट हो जाता है और वहां ग्रो करने लग जाता है, तो इसको हम रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। कुछ खवातीन में जेनेटिक्स भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट प्ले करता है, यानी कि अगर किसी खातून की वालदा को या ग्रैंड मदर या बहन को एंडोमेट्रियोसिस हुआ है तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि उनको भी एंडोमेट्रियोसिस हो। एंडोमेट्रियोसिस के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये देखने में आया है कि अगर फर्स्ट एज ऑफ पीरियड यानी मेनार्की 11 साल से पहले हो तो ऐसी बच्चियों को आगे जाके एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस हैं। अगर कईयों को शॉर्ट पीरियड के शॉर्ट साइकिल है यानी कि हर 25 दिन बाद उनके पीरियड आ रहे हैं तो उनका भी रिस्क एंडोमेट्रियोसिस के लिए बढ़ गया है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके होने से एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क कम हो जाता है। उसमें एक है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। और अगर जो फर्स्ट पीरियड की एज 14 साल के बाद है तो उनमें देखने में आया कि उनको एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस कम हैं। इसी तरह डाइट में ये भी देखने में आया कि जो लोग फ्रूट ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें भी एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस कम हैं। डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। कुछ केसेस में एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस होते होते 6 से 10 साल लग जाते हैं और मेन वजह यह है कि जब बच्चियां ये कंप्लेन करती हैं कि उनको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन है तो अक्सर उनके घर वाले उसको एक नॉर्मल पीरियड पेन के तौर पे लेते हैं और उनको टाइमली डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। इस तरीके से एंडोमेट्रियोसिस एडवांस स्टेज पे हो जाता है और बड़ी देर से डायग्नोस होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई खातून ये कंप्लेन कर रही है उसको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन है या कि उनको मैरिड खवातीन को इंटरकोर्स करने के दौरान बहुत शदीद दर्द है या उनके पीरियड डिस्टर्ब हैं या उनको प्रेगनेंसी में डिले हो रहा है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ौरन इन्फॉर्म करें। आपके डॉक्टर आपका डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस पूछी जाती है और फिर इसके बाद आपका मुआयना किया जाता है। मुआयने में आपका पेट का भी मुआयना और इंटरनल मुआयने से आपकी यूट्रस का साइज और उसकी पोजीशन और साथ में अगर कोई पेल्विक मास है यानी कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो वो एग्जामिनेशन पे पता चल सकता है। साथ में आपके डिफरेंट टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमनेस्ट टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जाहिर हो जाती है। कभी कभी अगर अल्ट्रासाउंड में सिस्ट ना पता चले तो कई दफ़ा आपके डॉक्टर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस का एडवाइस करते हैं, जो कि एमआरआई भी हो सकता है और लेप्रोस्कोपी भी होता है। लेप्रोस्कोपी एक
दूरबीन के तरीके से पेट को अंदर से इंटरनली देखा जाता है। ऑब्वियसली आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे एक्चुअली जो अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है उसकी स्टेज की भी तशखीस हो जाती है, और साथ में अगर एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू या सिस्ट नजर आ रही है तो उसको साथ ही रिमूव कर दिया जाता है। स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, जैसे कि पहले कहा कि स्टेज 1 है, 2, 3, 4 लेप्रोस्कोपी से स्टेज किया जाता है। अर्ली स्टेज जो है वो उसमें बहुत अर्ली एंडोमेट्रियोसिस होता है और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जो लेट स्टेज एंडोमेट्रियोसिस है उसको हम स्टेज 3 एंड 4 कहते हैं, जो कि एक एडवांस फॉर्म होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एडिशंस होती हैं और यूट्रस और जो ट्यूब्स एंड ओवरीज हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में चिपक जाती हैं और फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है इन केसेस में। लेप्रोस्कोपी को एक गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका समझा जाता है टू डायग्नोज एंडोमेट्रियोसिस। ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अनफॉर्चुनेटली एंडोमेट्रियोसिस के लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान जो किए जाते हैं जिसमें मेडिसिन और सर्जरी है वो टेम्पररी ट्रीटमेंट्स हैं। जितनी देर आप इन ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हैं एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस्ड रहता है। आपका ट्रीटमेंट प्लान बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक औरत की एज कितनी है, उसकी फर्दर फर्टिलिटी प्लान्स या प्रेगनेंसी के प्लान्स क्या हैं, उनके सिम्टम्स की शिद्दत कितनी है और उनकी एंडोमेट्रियोसिस की स्टेज या सेवेरिटी क्या है। इसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो या मेडिसिन का हो सकता है या सर्जिकल ऑप्शन हो सकती है। मेडिसिन का जो मेन एम है वो एक तो ये है कि आपकी दर्द को कंट्रोल किया जाए और दूसरा ये है कि आपका एंडोमेट्रियोसिस का जो टिश्यू है उसको सप्रेस किया जाए। जो डिफरेंट मेडिकेशंस दी जाती हैं उसमें सबसे पहले है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि आइबुप्रोफेन की तरह की दवाइयाँ जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और आपकी पीरियड की पेन को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। दूसरा ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो हैं वो हार्मोनल मेडिसिन हैं। मेन मकसद इन मेडिसिन का ये है कि जब ये हार्मोन्स बाहर से दिए जाते हैं तो औरत के जो अंदर ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बना रहे होते हैं उसको सप्रेस कर दिया जाता है। लिहाजा जो बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है वो भी सप्रेस हो जाती है और वो नहीं झड़ती। इसी तरह जो ये जो मेडिसिन हैं ये एंडोमेट्रियोसिस के जो टिश्यू है उसको भी सप्रेस कर देता है। ये हार्मोन्स को कई दफ़ा लंबा दिया जाता है ताकि औरत के पीरियड बिल्कुल बंद कर दिए जाए। डिफरेंट मेडिकेशंस जो कि एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस करने के लिए दी जाती हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी हो सकती है जो कि कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल है। ये कई दफ़ा साइक्लिकल दी जाती है, यानी कि 3 हफ्ते देते हैं और 1 हफ्ता मिस कर देते हैं। ऐसे करने से हर महीने औरत को पीरियड रेगुलर आते हैं पर वो पेन फ्री होते हैं और पीरियड का फ्लो भी हल्का हो जाता है। कभी कभी आपके डॉक्टर साइक्लिकल के बजाय आपको लगातार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं जो कि लगातार 3 मंथ्स के लिए दिया जाता है ताकि आपको पीरियड ना आए। जब आपको पीरियड नहीं आएंगे आपकी यूट्रस की लाइनिंग भी बहुत पतली श्रिंक हो जाएगी। इसी तरह आपके जो एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है वो भी सप्रेस हो जाता है और वो भी ब्लीड नहीं करता, जिस वजह से आपकी पेन जो है बहुत बेहतर हो जाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह और भी दवाइयां हैं जो इसी मकसद के लिए दी जाती हैं ताकि आपका एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू सप्रेस रखें और आपके पीरियड वक्ती तौर पर बंद रखें। उसमें दूसरे नंबर पे प्रोजेस्ट्रोजन पिल्स भी होती हैं। प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स के फॉर्म पे भी दिया जा सकता है, मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम के तौर पे भी यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है या कि इंजेक्शन के फॉर्म में भी दिया जाता है। तीसरी दवाई है डेनाजोल और फोर्थ दवाई है GnRH एगोनिस्ट और इंटेगोनिस्ट जो कि पिल्स के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। इन सब मेडिसिन का एक ही मकसद है आपके एंडोमेट्रियल टिश्यू को सप्रेस करना। अमूमन ये दवाइयाँ 3 से 6 महीने तक दी जाती हैं जिसपे आपके पीरियड्स को बंद रखा जाता है ताकि आपके एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू भी सप्रेस रहे और उसमें ब्लीडिंग ना हो
जो छोटी मोटी सिस्ट्स हैं वो भी श्रिंक हो जाती हैं और पेन में बहुत अफाका आ जाता है। ये याद रहे कि ये जो सारी मेडिसिन जब आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी मेडिसिन है, यानी कि जितनी देर ये दवाइयाँ दी जा रही हैं उतनी देर आपकी एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन कंट्रोल में है। जब ये दवाइयाँ ख़त्म कर दी जाती हैं, आपकी एंडोमेट्रियोसिस की जो प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स हैं वो वापस आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो सर्जिकल ऑप्शन है। सर्जरी यूजुअली एडवाइस किया जाता है अगर ये जो सारी मेडिसिन में आपकी पेन में कोई अफाका ना हो, यानी कि फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, या कि आपके एंडोमेट्रियोसिस की जो सिस्ट है वो काफ़ी बड़े साइज की हैं, और नंबर 3 अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और फर्टिलिटी इश्यूज है तो इन सब केसेस में आपको सर्जिकल ऑप्शन की तजवीज़ की जाती है। सर्जरी में यूजुअली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस की जाती है, जो कि एक दूरबीन का तरीके से सर्जरी की जाती है। इस तरीके से आपकी एंडोमेट्रियोसिस की स्टेजिंग भी की जाती है, साथ में जो आपकी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, और जहाँ जहाँ एडहीजन्स हैं उनको एडहीसियोलाइसिस कर दिया जाता है, यानी कि जो एडहीजन्स हैं उनको ब्रेक कर दिया जाता है ताकि ट्यूब भी सही हो जाए, ओवरी, यूट्रस या इंटेस्टाइन के साथ अगर चिपकी हुई है उनको अलग कर दिया जाता है। इन सारी सर्जिकल ऑप्शन से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को इम्प्रूव किया जाता है। अक्सर ये होता है कि सर्जरी के बाद आपके डॉक्टर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं, जो कि डिफरेंट हार्मोनल ऑप्शंस, जैसे कि पहले बात की, वो 3 to 6 मंथ्स सर्जरी के बाद आपको एडवाइस किया जाता है ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन जो है वो सप्रेस्ड रहे। कभी कभी ओपन सर्जरी भी एडवाइस की जाती है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ लेप्रोस्कोपिक फैसिलिटीज ना हो, तो पेट खोल के आपकी एंडोमेट्रियोसिस की जो सिस्ट है वो रिमूव की जाती है। एक और सर्जरी जिसको हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, वो भी कुछ केसेस में तजवीज़ की जाती है। हिस्टेरेक्टमी का मतलब है बच्चेदानी को निकाल देना। हिस्टेरेक्टमी के साथ अमूमन एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन के लिए आपकी ओवरीज को भी निकाल दिया जाता है। हिस्टेरेक्टमी और ओवरीज रिमूवल कुछ केसेस में इंडिकेटेड है, स्पेशली उन खवातीन में जिनकी सेवेरिटी ऑफ पेन या सेवेरिटी ऑफ डिजीज बहुत एडवांस और बहुत शदीद है, उनकी प्रेगनेंसी के कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, तो उनको हम यूट्रस भी निकाल देने के तजवीज़ करते हैं अलॉन्ग विद देयर ओवरीज। कई दफ़ा पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का कोई परमानेंट हल है या नहीं, ये किस तरह ख़त्म होगी। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। ये वक्ती तौर पे मेडिसिन और सर्जरी से सप्रेस हो जाता है। मेडिसिन भी उतनी देर काम करती है जितनी देर ली जाए। जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं या उसका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन वापस आ जाती है। इसी तरह सर्जरी में जब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रिमूव कर दी जाती है तो कुछ साल तक एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस्ड रहता है, पर कुछ साल बाद एंडोमेट्रियोसिस वापस आ जाता है। ये देखने में आया है कि जब औरत मेनोपॉज में से गुजर के, यानी कि उनके पीरियड्स एज के हिसाब से परमानेंटली बंद हो जाए, तो उनकी एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाती है। एंडोमेट्रियोसिस एक नॉन कैंसरस डिजीज है। एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। एंडोमेट्रियोसिस की खवातीन को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलो अप में रहें। जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जाती है तो उनके एंडोमेट्रियोसिस वक्ती तौर पर सप्रेस रहता है। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी औरत को दी जा रही है तो उनका एंडोमेट्रियोसिस उतनी देर ही सप्रेस रहता है जितने टाइम तक उन्होंने दवाइयाँ ली हैं। जब मेडिसिन खत्म हो जाए तो उनका एंडोमेट्रियोसिस वापस रिकर कर जाता है। इसी तरह अगर सर्जरी से एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को रिमूव किया जाता है तो कुछ सालों तक एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस्ड रहता है, पर फिर कुछ टाइम के बाद एंडोमेट्रियोसिस वापस आ जाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलो अप पे रहें, ताकि अगर कोई रिकरेंस हो रहा है आपकी डिजीज का तो वो टाइमली डायग्नोज हो और वो टाइमली ट्रीट हो जाए। अगर आपके जहन में एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।